हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन बंसल फ्रॉम SREP आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, पर कोई नहीं, उस वीडियो को मैं यहाँ पर छोटे से रूप में कवर करूँगा। ये समझिए आपकी पहली क्लास है। चैनल पर प्यार बनाए रखें और शुरू करते हैं। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। अब इसके बारे में जानते हैं। दो ध्रुवीयता क्या होता है? दो ध्रुवीयता का मतलब है जब पूरा वर्ल्ड शक्ति के दो केंद्रों में बट गया था। आपको याद होगा, शक्ति का एक केंद्र बन गया था अमेरिका, दूसरा केंद्र बन गया था सोवियत संघ, USSR। तो ये क्यों थे? ये दोनों महाशक्तियाँ बन गए थे, इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी। शक्ति किस प्रकार की? अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले देश थे, बड़े बड़े इनके पास भूभाग था, बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी जिसे लैंड कहा जाता है, और सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। परमाणु सक्षम ये दोनों देश थे, और उभरती अर्थव्यवस्था थी, यानी इन दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो विकास कर रही थी। तो इसी के बारे में चलो आगे जानते हैं हम। सोवियत संघ को इंग्लिश में कहा जाता है USSR। 1917 में एक क्रांति हुई। उस क्रांति का नाम क्या था? रूसी बोल्शेविक क्रांति। इस क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यानी USSR अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, USSR की हिंदी में फुल फॉर्म है, इंग्लिश में USSR की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवर्जन रशिया। तो ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछा जाता है सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया, यानी इस गणराज्य का अर्थ है गणों का राज्य, देशों के समूह का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था 1917 में एक क्रांति। उस क्रांति का नाम क्या था? बोल्शेविक क्रांति, या उसे रूसी क्रांति भी कहा जाता है। पेपर में बोल्शेविक क्रांति के नाम से ये प्रसिद्ध है। तब जाके सोवियत संघ का गठन हुआ या वो अस्तित्व में आया। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर डिपेंड है, सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। आपको याद होगा, दोनों के बीच लंबा संघर्ष चला, हथियारों की होड़ लगी रही। इसी बारे में हम चैप्टर के आगे जानेंगे, पर फिलहाल हम सोवियत संघ की प्रणाली यानी सोवियत प्रणाली की जो फीचर्स है, विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा फीचर या विशेषता निकल कर आती है समाजवाद के आदर्शों पर आधारित। उम्मीद करता हूँ आपको समाजवाद या साम्यवाद याद होगा, नहीं है तो मैं फिर से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। समाजवाद क्या होता है? ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम जिसमें देश की सभी आर्थिक क्रियाएं सरकार के हाथ में होती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समाजवाद क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें देश की सभी आर्थिक क्रियाएं सरकार के हाथ में होती है। तो जो हमारी सोवियत प्रणाली थी वो समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। ये पूर्ण रूप से समाजवाद पर आधारित थी। सारा काम सरकार देखती थी। खेती कितनी होएगी, सैनिकों की भर्ती, कितना उत्पादन होएगा, कितना पेट्रोल आएगा, या कोई भी आर्थिक क्रिया है, टीचिंग से लेकर पुलिस अफसर या कोई छोटा काम, सारा काम सरकार के हाथों में होता था। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। इसी के अंदर है दूसरा पॉइंट, नियोजित अर्थव्यवस्था। अभी नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी। इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, पूरा सिस्टम बना रखा था कि मानो कोई चीज़ है, गेहूँ है, गेहूँ बनाने का काम बांट रखा है। ये नहीं आप भी लग गए खेती में, मैं भी लग गया खेती में, नहीं, इन्होंने सबको काम दे रखा था। सभी लोग प्लान तरीके से काम किया करते थे। आपको गेहूँ बनाने का गेहूँ उगाने का काम दे दिया, मेरे को सफाई का काम दे दिया, किसी तीसरे को दे दिया बिल्डिंग मटेरियल का काम, किसी को दे दिया टीचिंग का काम। तो ये प्लान था, ये नहीं किसी का भी मन करा उसने कोई भी काम शुरू कर दिया, नहीं, इन्होंने हर चीज़ को व्यवस्थित यानी प्लान तरीके से करा, नियोजित तरीके से करा। उम्मीद करता हूँ दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। इस बात को ध्यान में रखना, आगे तक काम आएगी। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की एक ही पार्टी थी। हमारे देश में 7 पार्टियाँ, 7 राजनीतिक पार्टियाँ हैं, पर सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी। चुनाव होते थे, फ़ायदा क्या है? तुम वोट डालो या ना डालो, जीतेगी कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ के अंदर जितने भी देश आते थे वो सभी देश कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आते थे। कम्युनिस्ट पार्टी को क्या नाम है, वोट मिले या ना मिले उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जीतेगी यही। इसी ने सोवियत संघ पर दबदबा बना रखा था।
छोटे से छोटा देश, बड़े से बड़ा इसके अंदर आने वाला देश, इसकी बातें माना करता था, ये इसका एक फीचर था। अगला है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। अब ये न्यूनतम जीवन स्तर क्या होता है? इसका मतलब है जीवन के ऐसे स्तर की अवेलेबिलिटी होना, उपलब्धता होना, जिससे आप अपना न्यूनतम जीवन जी सके, यानी ज़िंदा रह सके। तो सोवियत संघ में न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी रोटी, कपड़ा, मकान। वहाँ लोगों को अवेलेबल कराया गया बिना कुछ करे, यानी वहाँ पर भिखारियों की संख्या नहीं थी। आप अपने देश में देखें, हर सड़क पे आपको अपने गली के बाहर भिखारी देखने को मिल जाएंगे, परंतु सोवियत संघ का एक मुख्य फीचर माना जाता है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। इसको हम डिटेल में दोबारा समझते हैं। इसमें क्या था? लोगों को रोटी प्राप्त थी, कपड़ा प्राप्त था, मकान प्राप्त था। अब देखो, आप अपने ऊपर लो, आपको रोटी दे रही है सरकार, कपड़ा दे रही है और मकान दे रही है। क्या आपका जो इन चीज़ों पर पैसा बच रहा है वो आप शायद अपनी शिक्षा पे लगाओ, अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाओ, तो आप विकास करोगे। और यदि आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही तो वही आपका एक संघर्ष बन जाएगा कि मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी, मुझे कपड़ा कहाँ से मिलेगा, मुझे मकान कहाँ से मिलेगा। पर वो चीज़ें सोवियत संघ ने अपने देशों में हर व्यक्ति को प्रदान कराई। तो इसी को कहते हैं न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। तो लोगों ने विकास करना शुरू करा, रोटी, कपड़ा, मकान से आगे बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर उन्होंने काम करना शुरू करा। बेरोज़गारी ना होना, इसको समझने के लिए हम दोबारा इस पॉइंट पर आएंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था, मैंने क्या बताया? आपको एक काम दिया जाता था कि या शायद आप गेहूँ उगाओगे, आपका काम कारपेंटर का है, टीचर का है। अगर आपने डॉक्टरी पढ़ रखी है तो आपको एक सरकारी डॉक्टर का दर्जा दिया जाएगा, या आप गेट बनाते हैं, मार्कर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सरकार काम देती थी। और एक मेरी बात समझना, मानो मैं सोवियत संघ में हूँ और मुझे टीचिंग के लिए अपॉइंट किया गया, चाहे मेरे पास 100 बच्चे पढ़े, चाहे मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ, अगर सरकार ने मेरी तनख्वाह 25,000 तय करी है तो मुझे 25,000 रुपये मिलेंगे। वही इस पॉइंट का मतलब है, सरकार सभी को काम देती थी, अपने देश में सभी लोगों को काम दिया जाता था। अगला है उन्नत संचार प्रणाली। सोवियत संघ में इंटरनेट व्यवस्था आ गई थी, सोवियत संघ के सभी देशों के पास इंटरनेट था। इस पॉइंट का केवल इतना ही अर्थ है, उन्नत संचार प्रणाली। टेलीफोन सेवा थी, इंटरनेट प्रणाली इनके पास पहुंच चुकी थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, जैसा कि मैंने ये बेरोज़गारी वाला पॉइंट बताया और समाजवाद वाला पॉइंट बताया, जिसके अंदर हमने समझा सारा काम सरकार देखती थी। तो ये वही पॉइंट है कि उत्पादन के जो भी साधन हैं, कितना उत्पादन होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था। राज्य देखता था उसे कितना उत्पादन करवाना है, किससे करवाना है, कब करवाना है, कहाँ करवाना है, ये सारी चीज़ें फिक्स हुआ करती थी। एक बार हम ओवरव्यू लेंगे पूरे के पूरे इस पॉइंट का। सोवियत प्रणाली ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। समाजवाद के आदर्शों पर आधारित। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद से हमारा अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी उत्पादन के कार्य सरकार के हाथ में आती है, सरकार जो कहती है वही होता है। अगला है नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी सोवियत संघ में प्लान्ड इकोनॉमी थी। सोवियत संघ में बता दिया गया कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, कितना काम करेगा। ऐसे नहीं कि मेरे को उठाया सड़क से और टीचर बना दिया, नहीं। अगर मैं योग्य हूँ पढ़ाने के तो मुझे पढ़ाई का काम दिया जाएगा। अगर मेरे में क्षमता है मजदूरी करने की तो सरकार मेरे को मजदूरी दिलाएगी। बेरोज़गार कोई नहीं बैठेगा, सरकार उसे काम दिलाएगी। ये सोवियत प्रणाली का बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, पूरे सोवियत संघ में जितने भी देश थे सभी के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी यानी एक ही राजनीतिक दल का दबदबा था, जो कि एक अच्छा फीचर है। यानी ये अच्छा फीचर क्यों है? इससे क्या होगा, राजनीतिक अस्थिरता नहीं आएगी, यानी बार बार सरकार गिरेगी नहीं, एक ही पार्टी की सरकार है वो चलती रहेगी आगे तक। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, रोटी कपड़ा मकान सबको मिल रहा था, सब लोग इससे आगे सोच रहे थे। हमारे लिए अभी तक रोटी कपड़ा मकान संघर्ष है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं था। बेरोज़गारी ना होना, सबको काम दिलाती थी सोवियत संघ की सरकार, समझ में आया होगा आपको। उन्नत संचार प्रणाली, इसमें आप इंटरनेट प्लस टेलीफोन लिख सकते हैं। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, कितना, कहाँ, कैसे, क्या उत्पादन होना है, सभी को देखता था सरकार। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा।
तो बच्चों, अभी हमने सोवियत प्रणाली के फीचर्स यानी विशेषताओं के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है पहली दुनिया। अब आपसे कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, पहली दुनिया से आप क्या समझते हैं। अब आप कई बच्चे पीछे चले जाते हैं, पहली दुनिया का मतलब होता है जो पहले बनी थी। ऐसा नहीं है। पहली दुनिया का मतलब है अमेरिका और पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक। जो देश अमेरिका के नीचे लगे हुए थे, अमेरिका के साथ थे, अमेरिका के गुलाम माने जाते थे, और जो पूंजीवादी विचारधारा के सपोर्ट में थे कि उन्हें पूंजीवादी विचारधारा अच्छी लगती थी और उन्होंने अपने देश में पूंजीवादी को अपना रखा था। अब आपके माइंड में क्लिक करा होगा पूंजीवादी क्या है। आप लोग बताओ, मैं तो कई बार बता चुका हूँ, चलो दोबारा बताते हैं। पूंजीवादी का मतलब होता है साम्यवादी का उल्टा, यानी ऐसी विचारधारा जिसमें उत्पादन के सभी क्षेत्र या उत्पादन के सभी कार्य निजी हाथों में आते हैं। टीचिंग, कृषि, हथियार बनाना, प्लास्टिक का सामान बनाना, बिल्डिंग बनाना, XYZ कोई भी काम है जिससे पैसा प्राप्त होगा प्लस उत्पादन होगा, वो काम प्राइवेट माना जाता था। तो ये अर्थव्यवस्था किसने अपना रखी थी? अमेरिका ने। और उसके समर्थक देशों को पहली दुनिया कहा जाता है। ये विकसित थे। पहली दुनिया के देश डेवलप्ड कंट्री कहलाते थे, विकसित देश। दूसरी दुनिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, फिर भी समझाने की दूसरी दुनिया की कोशिश करूँगा। सोवियत संघ और साम्यवादी विचारधारा के समर्थक, बिल्कुल पहली दुनिया का उल्टा। यानी जो लोग साम्यवादी को माना करते थे, साम्यवादी हमारी वही विचारधारा जिसके अंदर सभी उत्पादन के कार्य सरकार देखती थी, सभी पर राज्य का नियंत्रण होता था। ऐसे देश कौन से थे? सोवियत संघ और साम्यवादी को मानने वाले। ये भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। ध्यान रखना, इसमें और इसमें इतना फ़र्क है, एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों के दोनों डेवलप हैं। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब आ जाते हैं तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड जिसे कहते हैं। अविकसित या अल्प विकसित देश, यानी बिल्कुल पिछड़े हुए, रोटी भी नहीं कमा पा रहे अपने देश में, गेहूँ नहीं उगा पा रहे, चावल नहीं उगा पा रहे, पानी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, वो अल्प विकसित कहलाए। तो ये जी कैसे रहे थे, बताओगे आप मेरे को? मैं बताता हूँ। ये जी रहे थे इनके गुलाम बनकर, जिनमें एक भारत भी था। भारत अमेरिका वाले, भारत का अलग मैटर है, वो समझाऊंगा बाद में, पर पहले से समझिए। जो पिछड़े हुए देश थे वो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के देशों के नीचे दबकर गुलाम बन चुके थे। उम्मीद करता हूँ ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। दोबारा बताता हूँ। पहली दुनिया क्या है? अमेरिका और पूंजीवादी को मानने वाले। पूंजीवादी क्या है? जिसमें उत्पादन का सारा कार्य निजी हाथों में होता है। दूसरी दुनिया क्या है? सोवियत संघ और साम्यवादी को मानने वाले। साम्यवादी क्या है? उत्पादन का सभी कार्य सरकार देखती है। और ये दोनों, पहली दुनिया दूसरी दुनिया, दोनों विकसित थे, विकास कर चुके थे, बहुत आगे निकल चुकी थी इनकी अर्थव्यवस्था। तीसरी दुनिया अल्प विकसित, अविकसित या पिछड़ा कह लो, बिल्कुल गरीब, खाने को भी रोटी नहीं थी, रोटी के लिए इन दोनों देशों पर निर्भर हुआ करते थे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। थोड़ा पीछे चलते हैं, दो ध्रुवीयता काल। मैंने इतनी सारी कहानी बताई, उस कहानी को बताने के पीछे मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में समझाऊं, इनका इतिहास क्या था, इन्होंने क्या क्या कहा, इन्हें पहली दुनिया कहते थे, दूसरी दुनिया कहते थे। तो अब हम दो ध्रुवीयता के अंत पर वापस आते हैं, इसको दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है पूरा वर्ल्ड दो पॉइंट, शक्ति के दो केंद्रों में बट गया। एक केंद्र था अमेरिका, एक केंद्र था सोवियत संघ। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, किस चीज़ की? मैं महान हूँ, मेरे में ज़्यादा शक्ति है, या मैं महान हूँ, मेरे में ज़्यादा शक्ति है। तो एक समय आया, उस समय पर जाकर सोवियत संघ ख़त्म हो गया। एक टाइम आया 1991, उस टाइम में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो यानी पूरे विश्व में जो शक्ति के दो ध्रुव थे, पूरे विश्व में शक्ति के जो दो केंद्र थे, ख़त्म। एक केंद्र रह गया अमेरिका। विनर कौन कहलाया? अमेरिका। ये जीत गया, सोवियत संघ को हारा माना जाता है। अब सोवियत संघ के विघटन के पीछे 7 से 8 कारण हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पर एक मुख्य घटना जो घटी, जो सोवियत संघ के विघटन के पीछे कारण मानी जाती है, उसको मैं आपको बताता हूँ।
तो अब हम जानेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। अब आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब क्या है? किसी को चोट देकर उसकी चोट ठीक करना? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर ये वही डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या बनता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी को पीटकर। शॉक थेरेपी नाम में क्या है, आपने देखा होगा पिक्चर्स में शॉक देकर बंदे को उठा दिया जाता है, तो इसका मतलब यही है, शॉक देकर किसी को ठीक करा जा रहा है। अब ये थी क्या? पहली बात, इसके बारे में हम बेसिक जानेंगे। IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और विश्व बैंक के द्वारा इसको सोवियत संघ को अपनाने के लिए कहा गया था कि आप शॉक थेरेपी अपनाओ। इसमें क्या था? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर ले जाना। शॉक थेरेपी का क्या मतलब था? सोवियत संघ ने साम्यवाद अपना रखा था, उसे छोड़कर पूंजीवाद की ओर ले जाना शॉक थेरेपी कहलाया। ये किसने दी? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। इन्होंने, ये दोनों ने मिलकर सोवियत संघ को सलाह दी थी कि आप विकास करना है तो साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की ओर बढ़े। इसी को शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसके बहुत से दुष्परिणाम निकले, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन इसका सबसे बड़ा परिणाम निकला। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।